प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स और उसके प्रकार के बारे में, उसके पश्चात हमने पराचल के बारे में देखा, फिर हमने इनकम और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने देखा कि आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट के प्रकार क्या हैं, और उसके बाद हमने देखा कि रोजगार क्या है, रोजगार के प्रकारों के बारे में देखा, पूर्ण रोजगार के बारे में हमने देखा, अल्प रोजगार से संबंधित हमने देखा। उसके बाद हमने मुद्रास्फीति और उपभोग के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम बचत के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो खर्चे में से या खर्चे हटाने के बाद में जो हमारे पास बचता है वह हमारी बचत होती है। अगर इसी को हम परिभाषा के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। मतलब आय में से अगर हम हमारा उपभोग को हटा दें तो जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारी बचत कहलाती है। और इसको मैथमेटिकल रूप में हम कहें तो S = Y - C। यहाँ S मतलब हमारी बचत है, Y को उपभोग का है और C को हमने उपभोग व्यय का है। मतलब आय में से अगर हम हमारे उपभोग व्यय को घटा दें तो वह हमारी बचत कहलाती है। अब बचत से संबंधित हम विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मुख्यतः हम 3 अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला तो हम कीन्स की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि रॉबर्टसन ने कौन सी धारणा दी है, और तीसरा हम देखते हैं कि जो हमारे स्वीडिश अर्थशास्त्री थे उन्होंने बचत के बारे में क्या कहा है। स्वीडिश अर्थशास्त्रियों ने भी बचत के बारे में 2 धारणाएं दी हैं। पहले तो इन्होंने प्रत्याशित बचत के बारे में कहा है, दूसरा इन्होंने वास्तविक बचत के बारे में कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीन्स की अवधारणा क्या है। कीन्स ने यह माना है कि जो हमारी वर्तमान बचत है वर्तमान आय पर ही निर्भर करती है। मतलब वर्तमान में हमारी जितनी आय है वह हमारी उस बचत भी उसी वर्तमान की आय पर निर्भर करेगी। इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप में कहें तो ST = फंक्शन ऑफ YT। यहाँ S का मतलब तो बचत हो गया, और ये जो T लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि ये हमारी T का मतलब है वर्तमान समय, और ये जो F लिखा हुआ है F का मतलब है हमारा फंक्शन, और ये Y का मतलब हो गया हमारी आय, और T का मतलब हो गया हमारी वर्तमान समय की। मतलब जो वर्तमान समय की बचत है वो निर्भर कर रही है वर्तमान समय की आय पर। या ये भी कह सकते हैं कि जो सेविंग है वर्तमान समय की आय और वर्तमान समय के कंजप्शन पर या उपभोग पर, या दोनों के अंतर को हम सेविंग कहते हैं। ये कीन्स ने कहा है कि जो वर्तमान बचत है वर्तमान आय पर निर्भर करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्टसन की अवधारणा क्या है, कि रॉबर्टसन ने क्या कहा है। रॉबर्टसन ने कहा है कि जो हमारी वर्तमान बचत है वह हमारी भूतकाल की आय पर निर्भर करती है। जो रॉबर्टसन है इन्होंने ये कहा है कि वर्तमान बचत भूतकाल की आय पर निर्भर करती है। मतलब पिछले साल जो हमारी आय थी उसके आधार पर हमारी वर्तमान बचतें निर्धारित होगी। यदि हमारी भूतकाल में आय ज़्यादा थी तो हमारी जो वर्तमान बचतें हैं वह ज़्यादा होगी, भले वर्तमान में हमारी आय कम हो। इसको अगर मैथमेटिकल रूप में कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं, जो ये ST है ये दिखा रहा है हमारी वर्तमान बचत, T का मतलब तो हो गया वर्तमान समय, और ये निर्भर कर रही है YT-1 पे। Y का मतलब क्या है हमारी आय, और T-1 दिखा रहा है पिछले साल का समय। T का मतलब तो वर्तमान समय हो गया, और इसमें से 1 घटा दिया तो ये दिखा रहा है पिछले साल का समय। कि जो वर्तमान बचत है वह पिछले साल की आय पर निर्भर कर रही है। या इसको हम ये देखें कि जो वर्तमान सेविंग है पिछले समय की तो आय पर निर्भर कर रही है और वर्तमान समय के उपभोग पर निर्भर कर रही है। इन पिछले समय की आय और वर्तमान समय के उपभोग को इसने सेविंग कहा है। रॉबर्टसन ने ऐसे कहा है कि जो वर्तमान बचतें हैं वह भूतकाल की आय पर निर्भर करती है।
इसके बाद हम देखते हैं जो स्वीडिश अर्थशास्त्री है उन्होंने इसके बारे में कौन सी धारणाएं दी हैं। तो जो हमारे ओलिन थे या मिर्डल थे, ये हमारे स्वीडिश अर्थशास्त्री है, इन्होंने बचत को दो भागों में बांटा है। पहला तो इन्होंने कहा है प्रत्याशित बचतें हैं, ये आयोजित बचतें हैं, और दूसरा इन्होंने कहा है प्राप्त या वास्तविक बचतें हैं। अगर हम प्रत्याशित बचतों के बारे में देखें तो इन्होंने ये कहा है कि लोग अनुमानित करते हैं कि हमारी बचत इतनी होनी चाहिए, मतलब उन्होंने प्रत्याशा करी कि हमारी बचत इतनी होनी चाहिए और ये लोगों ने अनुमान लगाया है। और दूसरा है वास्तविक बचतें, कि वास्तव में जो बचत हो रही है वह वास्तविक बचतें हैं। इसके बाद में हम देखते हैं बचत फलन। बचत फलन की भी दो धारणाएं हैं। पहले तो जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये माना कि जो बचत है वह ब्याज की दर का फलन होता है, मतलब जो बचत है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है और बचत और ब्याज की दर में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कि जो सेविंग है वो फंक्शन है ब्याज की दर का। यहाँ एफ का मतलब फंक्शन हो गया, आर का मतलब हो गया ब्याज की दर और एस का मतलब हो गया बचतें। मतलब जो सेविंग है, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो बचत है वो ब्याज की दर पर निर्भर कर रही है और इनके बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने माना कि बचत ब्याज की दर का फलन है। जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाएगी हमारी बचत भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे ब्याज की दर कम होगी हमारी बचत भी कम होती जाएगी। फिर दूसरे आए कीन्स ने ये माना कि जो बचत है ब्याज की दर का फलन ना होकर आय पर निर्भर करती है, मतलब बचत है वो आय का फलन है। उन्होंने माना कि जो सेविंग है या बचत है वो किस पर निर्भर कर रही है, आय पर, और बचत और आय में कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध। मतलब जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है बचत भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। अगर हमारी आय कम होगी तो हमारी बचत भी कम होगी। अब बचत और आय में संबंध देखते हैं तो इसमें तीन तरह के संबंध पाए जाते हैं। पहला तो इसमें यह है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हमारी बचत में भी वृद्धि होती जाती है। दूसरा यह है कि अगर हमारी आय कम है और हमारा उपभोग बहुत अधिक है, मतलब आय कम है और उपभोग हमारा अधिक है, तो हमारी बचत ऋणात्मक हो जाती है। बचत ऋणात्मक होने का मतलब ये है कि जो हमारी पिछली सेविंग है या हमारी जो पुरानी जो सेविंग हमने कर रखी है फिर हम उसको खर्च करने लग जाते हैं। अगर हमारी आय का स्तर बहुत कम है और हमारा जो उपभोग है वो हमारा आय से ज़्यादा है तो हम हमारी पुरानी सेविंग्स में से खर्च करने लग जाते हैं, तो इसमें बचत ऋणात्मक होती है आय के बहुत कम स्तर पर। और तीसरा इन्होंने बताया है कि बचत उपभोग की तुलना में अधिक वृद्धि होने लगती है। मतलब एक समय बाद ऐसा आता है कि अगर हम आय के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमारा उपभोग इतना अधिक नहीं बढ़ता जितनी हमारी बचत बढ़ने लग जाती है। उपभोग तो हमारा फिक्स ही है कि जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, लेकिन फिर हम हमारी बचत ज़्यादा करने लग जाते हैं अगर हमारी आय बढ़ने लग जाती है तो इसको अगर हम टेबल के द्वारा देखें, इनकम हमारी आय है, कंजप्शन हमारा उपभोग है और सेविंग हमारी बचत है। जो आय के और कंजप्शन के अंतर को सेविंग कहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हमारी आय 0 है तो हमारा कंजप्शन या उपभोग हम 10 रुपये कर रहे हैं, मतलब इनकम 0 होने पर भी हमारा जो उपभोग है वो चल रहा है, तो सेविंग कितनी है, -10। मतलब जो हमारी पुरानी सेविंग्स है उसमें से हम हमारा खर्च कर रहे हैं, 0 में से 10 गया तो हमारा क्या बच रहा है, -10। अब जो हमारी आय है 0 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई, 10 रुपये, तो हमारा उपभोग भी 10 से बढ़कर कितना हो गया, 15 रुपये। अब भी हमारी आय कम है और उपभोग हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो सेविंग हमारी कितनी है, -5 रुपये के बराबर। अब हमारी आय बढ़कर 10 से कितनी हो गई, 20 रुपये, कंजप्शन भी हमारा कितना है, 20 रुपये, तो सेविंग हमारी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। मतलब जितनी हमारी आय है उतना ही हम खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग हमारी कितनी है, 0। अब हमारी आय बढ़कर 10 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई, 20 रुपये, कंजप्शन हमारा 25 रुपये है, आय तो हमारी हो रही है 30 रुपये, खर्च हम कितना कर रहे हैं, 25 रुपये। अब हमारे पास कितना बचा, 5 रुपये, तो 5 रुपये क्या है, हमारी सेविंग है। इसके बाद में आप देखेंगे
कि हमारी आय बढ़कर 30 से कितनी हो गई 40 रुपये, फिर हो गई 50 रुपये। कंजप्शन हमारा 50 रुपये पे कितना है, खर्चा हमारा 35 रुपये है और सेविंग हमारी कितनी हो रही है 15 रुपये। अब इस डायग्राम की तरफ देखना कि जिसमें ये वाई अक्ष है इस पे तो हमने क्या लिया है, बचत ली है, और जो एक्स अक्ष है इस पे हमने क्या लिया है, आय ली है। अगर हमारी आय कितनी है 0 रुपये है, 0 रुपये पे हमारी सेविंग कितनी हो रही है -10 रुपये। जब हमारी आय 10 रुपये हुई है तो सेविंग हमारी कितनी है -5। जब हमारी आय कितनी हो गई 20 रुपये तो हमारा उपभोग भी क्या था 20 रुपये था, तो सेविंग हमारी कितनी है 0 है। अब जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से हमारी बचत भी बढ़ती जा रही है। तो ये बताता है कि जब हमारी आय 0 होती है तो उस समय भी हम कुछ खर्चा करते हैं और जो हमारी सेविंग है उस समय 0 होती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे हमारी बचत प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी टू सेव। बचत प्रवृत्ति हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है औसत बचत प्रवृत्ति और दूसरा होता है हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब औसत बचत प्रवृत्ति के बारे में हम देखें तो जो हमारा बचत और आय का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, औसत बचत प्रवृत्ति। इसको हम क्या कहते हैं, एपीएस, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। औसत बचत प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, एपीएस। एस का मतलब क्या हो गया हमारा सेविंग और वाई का मतलब हो गया हमारा आय। मतलब जो औसत बचत प्रवृत्ति है वह बचत और आय के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। हम देखते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम क्या लिखते हैं, एमपीएस। इसमें हम देख रहे हैं कि ये डेल्टा, ये जो साइन बना हुआ है त्रिभुज सा, इसको हम डेल्टा कहते हैं। इसका कहते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। ये दिखा रहा है कि आय में परिवर्तन होने पर बचत में कितना परिवर्तन होता है। मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति जो हमारी बताती है बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या बता रही है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, कि अगर आय में 10 रुपये परिवर्तन हुआ है तो 10 रुपये परिवर्तन होने पर बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया। या हमारे जो आय में 5% परिवर्तन होने पर बचत हमारी 2% परिवर्तन हुई है। मतलब ये बचत और आय के प्रतिशत परिवर्तन को ये हमें बताता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। ओके, थैंक यू।